हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं और अगस्त मंथ से लेके यहाँ पे नवंबर तक आप लोगों को ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया गया है पीडीएफ के साथ। टेलीग्राम पे सब अवेलेबल है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। रिवीजन के लिए ये काम करेंगे पीडीएफ, ठीक है। ये वीडियो रहेगा दिसंबर और जनवरी का, ठीक है, दिसंबर 2023 और जनवरी 2024। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें काफ़ी फैक्ट हैं, इनसे रिवाइज कर लीजिएगा। और अब तो आई दृष्टि भी आ गई है, तो आई दृष्टि कोई नई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ये जो घटना चक्र का मंथली रहता है, इन्हीं को कंपाइल कर दिया जाता है, तो आई दृष्टि बन जाती है। तो ये रिवाइज कर लेना, मैं पीडीएफ इसको भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। तो यहाँ पे अगस्त से लेके जनवरी 2024 तक का आप लोगों के पास करंट अफेयर्स हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखें, ये पहला टॉपिक हम लोग करते हैं, मेरा युवा भारत। ये क्या चीज़ है? देखिए, यहाँ पे यूथ के वेलफेयर से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, एक ऑटोनोमस बॉडी है भारत सरकार की। यहाँ पे युवाओं की उन्नति और विकास के लिए खासतौर से इस मंच को बनाया गया। ऑपरेट कौन कर रहा है? नोडल मिनिस्ट्री जो है वो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिवस पर मेरा युवा भारत जो है, इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख रहे हैं, माई भारत। माई से माई भी हो जा रहा है और एम से यहाँ पे मेरा और बाई से यहाँ पे यूथ हो जा रहा है, तो ठीक है। तो वो यहाँ पे एक्रोनिम बन जा रहा है ठीक से। तो यहाँ पे सिंपल आपको याद रखना है इस इंस्टीट्यूशन का नाम, मेरा युवा भारत। वो नाम को तोड़ मोड़ के यहाँ पे 4 ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी पर्पस तो ठीक है, वो नाम से ही आप लोग यहाँ पे सेंस कर लेंगे। ये फिजिकल टाइप का ये मंच रहेगा। फिजिकल का यहाँ पे देखिए मतलब है फिजिकल और डिजिटल, यानी यहाँ पे जो यूथ है उनको फिजिकली भी जोड़ा जाएगा, डिजिटल माध्यम से भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये 2-4 बातें माई भारत से थी। अब यहाँ पे देखिए, ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के जो क्रिएटिव सिटी है, क्रिएटिव सिटी में देखो भारत से जो जुड़े गए हैं वो तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बाकी कुछ बैकग्राउंड में भी देख लेते हैं। ये रचनात्मक शहर क्या होते हैं? ये क्रिएटिव सिटी का मतलब है ऐसे शहर जो लोकल लेवल पर क्रिएटिविटी और कल्चरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं अपनी डेवलपमेंट स्कीम्स में, ठीक है। 31 अक्टूबर 2023 विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। ये सब डेट भी याद रखना है, ठीक है। ये सब मैचिंग में आपको दिखेगा। 31 अक्टूबर विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। इसी के अवसर पर 55 शहरों को जोड़ा गया यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। 55 शहर क्रिएटिव सिटी के रूप में यहाँ पे चयनित की गई हैं, जिसमें से यानी इन 55 में से 2 भारतीय शहरों को भी जोड़ा गया। ये 2 शहर हैं, एक है कोझिकोडे और दूसरा है ग्वालियर। इनकी कैटेगरी भी याद रखना है। कोझिकोडे को यहाँ पे लिटरेचर कैटेगरी में ऐड किया गया है और ग्वालियर को सिंगिंग कैटेगरी में, संगीत के क्षेत्र में यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए, ग्वालियर जो है संगीत का शहर के नाम से यूनेस्को ने अभी इसको मान्यता भी दी है। खासतौर से तानसेन और बीजू बावरा जैसे जो कलाकार हैं वो यहीं से बिलोंग करते हैं। इन्हीं के चलते ये दर्जा मिला है ग्वालियर को। देखिए, भारत के अब कुल शहर कितने हो गए क्रिएटिव सिटी में? 8 हो गए, ठीक है। ये टोटल भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना है 8। अभी कितने थे? 6 थे, 2 ऐड और हो गए अभी, ठीक है। तो टोटल 8 हो गए। अभी 8 देख लीजिए जल्दी से। 4 ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा शहर क्रिएटिव सिटी नहीं है यूनेस्को की, तो हेल्प करेगा ये 8 देख लीजिए। एक जयपुर है, बनारस है। जयपुर बनारस को 2015 में क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया था। फिर 2017 में चेन्नई को दिया गया। 2019 में 2 शहरों को और ऐड किया गया, मुंबई और हैदराबाद को। उसके अलावा फिर 21 में श्रीनगर को और 23 में अभी जो आप रिसेंट पढ़ रहे हैं कोझिकोडे और ग्वालियर। तो ये टोटल मिला के 8 हो जाता है। क्रिएटिव सिटी टोटल कितनी है? 8। तो यहाँ पे कितने फैक्ट हो गए? कुल शहर 8 हैं, 8 के 8 नाम आपको पता है, ठीक है। रिसेंट में जो 2 जोड़े गए वो भी पता चल गया। और 31 अक्टूबर विश्व शहर दिवस। क्लियर है इतनी बात है? चलिए देखें, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये जो UNWTO है, ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा किस गांव को दिया? तो ये गांव बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गांव का नाम है धोडो। ये कच्छ जिला का गांव है, गुजरात में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव ये है क्या? ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है इनका UNWTO का। 2023 में चंगन गांव को वैश्विक स्तर पर चयनित किया गया। इन चंगन में से एक गांव हमारा भी है, भारत से है, ठीक है। धोडो ध्यान रखना, गुजरात का है। ये जो धोडो है, इससे पहले भी 2021 में पोचमपल्ली को भी इसी तरह का दर्जा दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। 2021 में पोचमपल्ली याद रखना है। 2023 का आप लोगों ने जान ही लिया धोडो। तो अब तक 2 गांव ऐसे हो गए हैं भारत से जो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जिसको दर्जा दिया गया, ठीक है, UNWTO के द्वारा। तो ये धोडो हो गया। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये जो इनिशिएटिव है, ट्रैवल फॉर लाइफ। लाइफ तो जान ही रहे ना, लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली अपनाना है, ठीक है। ऐसा संकल्प लिया है हम सभी ने। और इस पहल को किसने इनिशिएट किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है। ग्लासगो 2021 में जो COP26 हुई थी UNFCCC की, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये जो लाइफ इनिशिएटिव है ये कहाँ पे लिया गया था? तो COP26 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इससे पहले ट्रैवल फॉर लाइफ से पहले हम लोग मिशन लाइफ के बारे में देख लेते हैं, तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। मिशन लाइफ यहाँ पे देखिए, 2022 में घोषणा की गई थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, ठीक है, गुजरात से। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यहाँ पे 1 अरब भारतीयों एवं अन्य वैश्विक नागरिकों को एकजुट करना। ये मिशन लाइफ है। लाइफ का मतलब भी आप लोग जान गए, ठीक है। इसका सिंपल मतलब बस इतना ही है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ऐसी एक्टिविटी रखनी है जो पर्यावरण को प्रमोट करें, ठीक है। दूषित करने वाली एक्टिविटी नहीं होना चाहिए,
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे 2028 तक न्यूनतम 80% गाँव एवं स्थानीय शहरी निकाय जो है, अर्बन लोकल बॉडीज जो है, इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने का यहाँ पे लक्ष्य है। ये लाइव मिशन है जो अभी 2022 में लॉन्च हुआ, ये सब 2022 पे याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो ट्रैवल फॉर लाइफ, ये जो एक नया इनिशिएटिव है, ये क्या चीज़ है। ये जो ट्रैवल फॉर लाइफ है ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये मिशन लाइफ के अंतर्गत ही एक सेक्टरल प्रोग्राम है, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यक्रम है, जिसमें 8 लक्ष्य को यहाँ पे निर्धारित किया गया है। और ये लक्ष्य आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सभी वही सब चीज़ें हैं जो एसडीजी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है, हर एक के जीवन में एक ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए। ये सब तो एक्टिविटी लिखी है, एनर्जी को सेव करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए, है ना। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको तो बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, हर एक व्यक्ति को इसको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे जो वेस्ट है इसको रिड्यूस करना है, यहाँ पे लोकल बिजनेस और कम्युनिटीज़ को यहाँ पे सशक्तिकरण करना है इनका, ठीक है, एम्पावर करना है, लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट भी करना है, लोकल फूड को यहाँ पे कंज्यूम करने की हिदायत दी गई है, यहाँ पे नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करना है। ये सब यहाँ पे लक्ष्य हैं, ठीक है, मिशन लाइफ के। ये ट्रैवल फॉर लाइफ के लक्ष्य बोल लीजिए या फिर लाइफ के बोल लीजिए या फिर मिशन लाइफ के बोल लीजिए, एक ही बात है। ट्रैवल फॉर लाइफ बस इतना ही है कि यहाँ पे स्पीड अप किया गया है, ठीक है। ये जो मिशन लाइफ है इसको स्पीड अप किया गया है ट्रैवल फॉर लाइफ के माध्यम से। और ये छोटे छोटे फैक्ट इनको भी ध्यान रखना होता है। पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यटन की बात हो रही है, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस जो 27 सितंबर को होता है, इसी दिवस पर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, ट्रैवल फॉर लाइफ को, ठीक है। देखिए ये 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किए गए हैं अभी। पहले तो यहाँ पे स्वच्छता, एक जो यहाँ पे सेक्टर है, जो क्षेत्र है, जो मेजर सेक्टर है स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, दूसरा है ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। तो अभी ये जो 2 मेजर सेक्टर दिख रहे हैं अभी इस पे काम हो रहा है, लेटर टाइम में और भी यहाँ पे ये जो सेक्टर है ऐड हो जाएंगे। 108 पर्यटन स्थलों पर ये संचालित किया जा रहा है, ठीक है। कौन? ये वाला जो पहला सेक्टर है स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। यूपी से प्रमुख चयनित स्थल, ये थोड़ा सा देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। काशी विश्वनाथ, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, कालिंजर और भी इसमें है, ठीक है। तो ये जो मिशन इनको याद रखना। क्लियर है इतनी बात है। आप देखिए 27 सितंबर, ठीक है, पर्यटन दिवस होता है, विश्व पर्यटन दिवस होता है। इसी दिन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कारों की घोषणा भी की गई है। कुल 35 गांवों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें से 5 गांवों को स्वर्ण श्रेणी में रखा गया, 10 गांवों को रजत श्रेणी में रखा गया, 20 गांवों को यहाँ पे ये जो ब्रॉन्ज कैटेगरी होती है इसमें रखा गया। तो यहाँ पे एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कारों की घोषणा में कितने गांवों को चयनित किया गया, पुरस्कृत किया गया। तो ये 35 याद रखना। आगे चले। अब ठीक है, ये 35 देख लिए, 5 स्वर्ण कैटेगरी भी देख लिया, 10 रजत भी देख लिया, 20 कांस्य भी देख लिया। तो देखो 10 तो याद नहीं रख पाओगे ना, ये 20 रख पाओगे। इन्हीं को देख लेते हैं, ये जो 5 स्वर्ण श्रेणी के हैं इनको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। स्वर्ण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का यहाँ पे पुरस्कार किसको दिया गया? दावर को। दावर गांव है ये जम्मू कश्मीर का, झारखंड नहीं है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है। दूसरा गांव है सरमोली, ये उत्तराखंड का गांव है। तीसरा गांव है रेई 1, मिजोरम का गांव है। फिर ये जो कंथालूर लिखा है ये केरल का है, और मंडला ये मध्य प्रदेश का है। ये 5 गांव स्वर्ण श्रेणी में इनको पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का। उत्तर प्रदेश से टॉप 5 में, यानी स्वर्ण श्रेणी में कोई नहीं है। क्लियर है? चलिए, रजत श्रेणी में उत्तर प्रदेश का एक गांव है, इसका नाम याद रखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसको मार्क कीजिए। रजत श्रेणी में कोरोना ग्राम को उत्तर प्रदेश से चुना गया है। ये आपका होमवर्क है, जल्दी से बताइए कोरोना ग्राम किस डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, किस जिले का है। चलिए देखें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव और भी टूरिज्म से संबंधित हैं, जैसे एक प्रसाद योजना है, ठीक है, 2014 से 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था। स्वदेश दर्शन भी है, ये भी 14-15 में लॉन्च किया गया था। देखो अपना देश 2020 में लॉन्च किया गया। ये सब मैचिंग में मिल सकते हैं आपको, है ना, ईयर मैचिंग में पूछता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट। तपेदिक यानी ये टीबी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जैसे हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रमुख बिंदु हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस रिपोर्ट के, वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो रोग है ट्यूबरकुलोसिस, ये वायरल डिसीज है या फिर बैक्टीरियल डिसीज है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बैक्टीरियल डिसीज होती है, ठीक है, बैक्टीरियल यानी वायरस, सॉरी, ये बैक्टीरिया के कारण होती है। 2022 में टीबी के कारण अनुमानित 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई। और अगर यही डेटा 1 साल पहले का देखते हैं तो देखिए 2020 से 2021 के मध्य 14 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, यानी 22 में 13 लाख लोग मरे हैं और 21 में 14 लाख लोग मरे हैं। तो एक तरीके से इंप्रूवमेंट कुछ तो दिख रहा है ना। 2022 में 1 लाख लोग कम मरे हैं, तो यहाँ पे ठीक है, सुधार बताया गया है इस रिपोर्ट में, ये जो मृत्यु हुई है। लेकिन यहाँ पे देखिए WHO का जो टीबी उन्मूलन लक्ष्य है ये 2025 तक है। तो भाई जब ये 2022 में 14 लाख मृत्यु हो रही हैं तो 2025 तक यहाँ पर अचीव होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना। तो साथ में ये भी बताया है वैश्विक लक्ष्य जो है वो 2030 का है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। टीबी का जो वैश्विक लक्ष्य है 2030 है। भारत के भी कुछ लक्ष्य हैं, वो भी अभी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे टीबी के सबसे अधिक मामले कहाँ पे, ये भारत में 27%, पूरी दुनिया का 27% जो यहाँ पे मामले हैं वो भारत से ही हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पे इंडोनेशिया है, तीसरे नंबर पर चाइना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि रोगी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, भारत में, फिर इंडोनेशिया में, फिर चाइना में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इंडियन कंटेस्ट में देख लेते हैं। 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुभारंभ किया गया था, ठीक है, स्टार्ट किया गया था। 2025 उन्मूलन टारगेट भी है।
तो ये भारत का टारगेट ध्यान रखना है 2025, वैश्विक लक्ष्य आपको यहाँ पे याद रखना है 2030, WHO का टारगेट 2025, ये 3 फैक्ट हो जाते हैं। तो 2025 तो देखो यहाँ पे नहीं लग रहा है कि 2025 तक उन्मूलन हो पाएगा, फिर भी अगर सुधार की दिशा में होता रहा काम तो हो सकता है 2035 तक हो जाए, 2030 तक हो जाए। याद रहेगा ये टीवी से संबंधित जो आंकड़े आए हैं रिपोर्ट में। आइए यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का कुछ देखते हैं। पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिलीज कौन करता है? मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ये जो स्टैट्स सामने आए हैं, और इस रिपोर्ट से पता क्या चलता है? पता इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट जो हैं, जैसे दूध हुआ, अंडा हुआ, मांस हुआ, ऊन हुआ, ये 4 इन्होंने मेजर लिए हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, ठीक है, और भी हैं। तो इनके उत्पादन के यहाँ पे अनुमान पता चलता है इन स्टैट्स के कारण, इन डेटा के कारण, ठीक है। अब इनको अलग अलग देख लेते हैं कि दूध का क्या प्रोडक्शन रहा, अंडे का क्या रहा, मांस का क्या रहा, ऊन का क्या रहा। और अब तो दुग्ध दिवस भी होता है ना, विश्व अंडा दिवस भी होता है, विश्व मांस दिवस भी होता है, विश्व ऊन दिवस भी होता है। बहुत सारे फैक्ट हैं याद करने के लिए। विश्व अंडा दिवस के उपलक्ष्य में तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव भी लिया गया है भारत में, तो वो देखेंगे अभी इसी पीडीएफ में। देखें पहले यहाँ पे दूध का देख लेते हैं, मिल्क का देख लेते हैं। 2022-23 में कुल उत्पादन कितना हुआ? 230 मिलियन टन। 230 मिलियन टन भारत उत्पादन में प्रथम है ना। दूध का जो प्रोडक्शन है, मिल्क का प्रोडक्शन में भारत पहले स्थान पर है। भारत पशुधन आबादी में भी प्रथम स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, ये पूछा गया है, ये पुराने वर्षों के प्रश्नों में आपने देखा होगा, ये पूछा गया है। दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता ये वर्तमान की है, ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, 459 ग्राम ये पर डे, ठीक है, हर व्यक्ति की है, मतलब हर एक व्यक्ति को ऑन एन एवरेज दिन भर में अवेलेबिलिटी जो है मिल्क की वो 459 ग्राम है, लगभग आधा किलो समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज देख लेते हैं, ठीक है। भारत प्रथम है मिल्क के प्रोडक्शन में। राज्य में कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है मिल्क को? सबसे पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर गुजरात। अब यहाँ पे देखिए यूपी और राजस्थान में अच्छी खासी यहाँ पे लड़ाई है प्रोडक्शन की। ये जो परसेंटेज देख रहे हैं, यूपी का यहाँ पे 15.72 है और राजस्थान का 14.4 है, यानी लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। इसलिए अपने अभी शायद पिछले साल के डेटा में राजस्थान को भी पड़ा होगा कि मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा राजस्थान कर रहा है ना। फिर वो 1-2 महीने बाद चेंज हो गया, फिर से उत्तर प्रदेश आ गया पहले स्थान पर। तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि डेटा बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है, तो कभी ये आगे निकल जाता है, कभी ये आगे निकल जाता है। बाकी तो अभी काफ़ी पीछे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। और क्या है इसमें? अभी एवरेज आपने देखा पर डे की जो अवेलेबिलिटी है मिल्क की प्रति व्यक्ति वो 459 ग्राम है ना, लगभग आधा किलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति उपलब्धता सबसे ज़्यादा पंजाब में है। ये सारे फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अवेलेबिलिटी राजस्थान के पास है। देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रहा है दूध, ठीक है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन जनसंख्या की भी तो भरमार है ना। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या का भाग होता है किसी भी संख्या में तो वो फिर छोटा सा आता है ना, रिमेनिंग जो बचता है, रिमाइंडर जो बचता है बहुत छोटा रहता है, तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे नहीं है ना नाम, पंजाब का ज़्यादा है। पंजाब 1283 ग्राम, यानी हर एक व्यक्ति को लगभग 1.25 kg है ना, 1.25 kg हुआ ना, 1.25 kg यहाँ पे मिल्क मिल जाता है पर डे। दूसरा स्थान राजस्थान का है, तीसरा स्थान हरियाणा का है। तो ये तो दूध के बारे में था, ठीक है। अब देखते हैं अंडा उत्पादन का देख लेते हैं। कुल उत्पादन यहाँ पे अंडे का 138 मिलियन टन है। ये बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कितना मिलियन टन होगा, ये डेटा थोड़ा सा नहीं पूछा जाना चाहिए। बाकी जो फैक्ट है इनको थोड़ा ध्यान रखना। भारत अंडे के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है ये साल का डेटा है, यानी हर एक साल में जो अवेलेबिलिटी है अंडों की हर एक व्यक्ति को 101 अंडों की है, ठीक है। मतलब इतना है भारत के पास कि हर साल में हर एक व्यक्ति 101 अंडे उपलब्ध कर सकता है। देखिए यहाँ पे उत्पादक राज्य देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अंडा को कौन यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है? आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान तमिलनाडु में है, तीसरा स्थान तेलंगाना में, यानी यहाँ पे अंडे के मैटर में साउथ इंडिया यहाँ पे ऊपर है। आइए तीसरा यहाँ पे जो मेजर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट था वो है मांस। तो मांस का क्या सीन है? मांस का भी अच्छा खासा उत्पादन करता है भारत, 9.7 मिलियन टन इस रिपोर्ट में बताया गया। भारत का स्थान 8वां है। तो मांस का उत्पादन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीट्स पे नहीं है भारत, मतलब बहुत पीछे है। ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोनों ही फैक्ट जो है, कुल उत्पादन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुल उत्पादन तो नहीं है किसी भी लाइव स्टॉक प्रोडक्ट का, इंपॉर्टेंट स्थान हो जाता है क्योंकि इसका स्थान बहुत पीछे है, 8वां है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। जहाँ पे प्रथम रहता है या फिर दूसरा रहता है या फिर मतलब तीसरे तक पॉसिबिलिटी रहती है पूछने की। ये देखें सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश कर रहा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल कर रहा है, फिर महाराष्ट्र कर रहा है, ठीक है। ये आई दृष्टि आप लोग रिवाइज कर ही रहे होगे ना, तो यही सब वहाँ पे मिल रहा होगा आपको, क्योंकि ये मंथली मैगजीन जो है घटना चक्र की, उसी से मैं कंपाइल करता हूँ। तो वही मंथली कंपाइलेशन करके घटना चक्र वाले आई दृष्टि बना देते हैं, तो डेटा आपको सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं वैश्विक भूख सूचकांक। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की यहाँ से आने की, ठीक है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पहले देख लेते हैं बैकग्राउंड में जो स्टैटिक फैक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि पहले इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था थी वो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करती थी, ठीक है, जिसे हम लोग फ्री के नाम से जानते थे।
बट यहाँ पे 2018 में क्या हुआ, 2018 में यहाँ पे इफ्री ने खुद को इस इंडेक्स से अलग कर लिया और वर्तमान में इस रिपोर्ट को कौन बना रहा है, इस सूचकांक को बना रहा है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्थ। ठीक है, ये इस संस्था का नाम आपको याद रखना है। अब देखिए ये रिपोर्ट जो है ये 4 पैरामीटर पर बनाई जाती है। देखिए ये 4 पैरामीटर कौन है, हमेशा यही पढ़ते रहते हैं हम लोग, अल्प पोषण यानी अंडर नरिशमेंट, दूसरा यहाँ पे इंडिकेटर होता है या फिर दूसरा पैरामीटर कह लीजिए बाल यानी बच्चों का जो दुबलापन होता है यानी चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा यहाँ पे पैरामीटर है चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा है यहाँ पे चाइल्ड मोर्टिलिटी यानी बाल मृत्यु दर। इन 4 पैरामीटर पे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे अलग अलग फैक्ट बन जाते हैं, अल्प पोषण में कोई देश अच्छा होगा कोई बुरा होगा, है ना। चाइल्ड वेस्टिंग का डेटा अलग अलग देशों का अलग अलग होगा, चाइल्ड स्टंटिंग का भी होगा और यहाँ पे चाइल्ड मोर्टिलिटी का भी डेटा अलग होगा। तो यही हम लोग देख लेते हैं। देखिए बाकी इंडेक्स की तरह यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, इसको ध्यान रखा कीजिए। हंगर इंडेक्स में 0 स्कोर जिसका होता है ये सबसे अच्छा है, ठीक है, और जिसका 100 स्कोर है ये सबसे बुरा है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा रहता है। 0 स्कोर का मतलब है कि कोई भी उस देश का भूखा नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, और 100 स्कोर का मतलब है सभी भूखमरी की स्थिति में। बट ऐसा कोई प्रैक्टिकल तो है नहीं, है ना, ये प्रैक्टिकल स्थितियाँ नहीं है। तो सिचुएशन कहाँ पे लाई करती है, इन दोनों के बीच में लाई करती है, ठीक है। खैर ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 0 का मतलब सबसे बुरा नहीं होता, सबसे अच्छा होता है हंगर इंडेक्स में। वर्तमान स्थिति देखें यहाँ पे, इस बार की थीम है खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति, द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम्स। अब हम लोग अगर ग्लोबल सेक्टर की बात करें, सेक्टर वाइज बात करें, तो भुखमरी की स्थिति सबसे बेकार कहाँ पे है, सबसे गंभीर स्थिति कहाँ पे है, अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और सबसे कम भुखमरी किस रीजन में, यूरोप और मध्य एशिया में। कॉन्टिनेंट वाइज पूछा जाता है, तो ये 2 फैक्ट यहाँ पे हो गए सेक्टरल वाइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग पैरामीटर में भी देख लेते हैं। अगर पूछा जाए कि इस बार के इंडेक्स में या फिर इस बार की रिपोर्ट में अल्प पोषण की स्थिति सबसे खराब कहाँ पे है, तो मेडागास्कर है, ठीक है। अल्प पोषण यानी अंडर नरिशमेंट में मेडागास्कर सबसे बेकार है। दुबलापन में, बच्चों का जो दुबलापन है इसमें सर्वाधिक गंभीर स्थिति भारत की है, ठीक है। और ठिकनापन की अगर बात करें तो यहाँ पे बुरुंडी की सबसे गंभीर स्थिति है। देखिए अलग अलग पैरामीटर में अलग अलग डेटा है आपके सामने। और चाइल्ड मोर्टिलिटी में यही 4 पैरामीटर पड़े थे। चाइल्ड मोर्टिलिटी में नाइजर सर्वाधिक गंभीर स्थिति में, तो यहाँ पे हर एक पैरामीटर का डेटा अलग है। ये चारों फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए ओवरऑल रैंक अभी हम लोग देख लेंगे। अब अगर संयुक्त रूप से बात करें, जैसे यहाँ पे तो अलग अलग पैरामीटर देखा हमने, ठीक है, टेक्नापन में, ठीक है, कोई कंट्री है, सीआर में कोई है, दुबलापन में कोई है। अब यहाँ पे ओवरऑल जीएचआई की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान किसका है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ठीक है। और अगर दूसरा अंतिम पूछा जाए तो ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर तो पर्टिकुलर एक पैरामीटर में भी सबसे पीछे था, ये अल्प पोषण में, ठीक है। और संयुक्त रूप से भी यानी ओवरऑल अगर जीएचआई की बात करें तो मेडागास्कर का दूसरा स्थान है। भारत के रैंक 111 है, ठीक है। और स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, इसमें स्कोर भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया था एक बार, 28.7, ठीक है, 28.7 रैंक 111। भारत से अच्छी स्थिति में कौन कौन से देश हैं, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। बट ये जो डेटा आया है, ये जो भारत की इतनी गिरती हुई रैंक बताई है ना इस इंस्टीट्यूट ने, तो भारत इससे मतलब सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर भी रिपोर्ट का जो डेटा है तो वो तो हम लोग को ध्यान रखना ही है। भारत की अच्छी स्थिति में यहाँ पे आपने देखा ही श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को ध्यान रखना। अफगानिस्तान की जो रैंक है ये भारत से नीचे है, बाकी पड़ोसी जो देश है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। इस रिपोर्ट के बारे में भारत सरकार ने क्या कहा, ये मतलब फाइट इंटेंट से बनाई गई है, ठीक है, दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाई गई है। यहाँ पर निचली रैंक प्रदान ये जो इन्होंने दी है 111, भारत सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। चलिए देखें क्वेश्चन है आपके लिए, तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रथम महिला है तंजानिया की, तो उनका नाम ध्यान रखें, सुलूहु हसन, ठीक है। वर्तमान में यही है, ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की, ये भारत की यात्रा पर थी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में IBCA और GBA में शामिल होने वाला देश कौन सा है। इंपॉर्टेंट अगेन, ये क्या है IBCA और GBA, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जो है, ठीक है, और GBA का मतलब है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। दोनों ही इनिशिएटिव हैं, ये दोनों ही इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा लिए गए, खासतौर से PM मोदी के द्वारा अलग अलग मंचों में। जैसे अगर IBCA की बात करें तो ये, ठीक है, भारत की पहले 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। और GBA इसको तो अभी देखा था भारत, ये भी भारत की पहले, इसको भी 2023 में लॉन्च किया गया। अब ये आपका होमवर्क है, बताइए कौन सी समिट थी या फिर कौन सा सम्मेलन था जहाँ पे मोदी जी ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, ठीक है, प्रपोज किया था। आइए यहाँ पे कुछ लेटेस्ट डेटा देखते हैं आर्थिकी के, उत्तर प्रदेश से संबंधित। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की जो GDP है, इसका टारगेट क्या है, टारगेट रखा गया $1 ट्रिलियन, ठीक है। पूछा जाए कौन सा राज्य ऐसा है जिसने अपने प्रोजेक्ट को आकर्षित करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उत्तर प्रदेश लगा देना है। 2 चीज़ें क्लियर है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक कितनी है, ये दूसरी है, ठीक है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे यूपी काफ़ी सुधार कर रहा है। भारत में यूपी की GDP का स्थान क्या है, दूसरा, ठीक है, ये फैक्ट है। और भारत की योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये 5 क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है, आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए, ये इस नीति के बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। प्रोत्साहन नीति 2023 है, अभी हाल ही में इसको मंजूरी मिली है।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनी जो है इनकी निवेश हेतु, ताकि ये जो कंपनी है बड़ी बड़ी वो उत्तर प्रदेश में आए और यहाँ पे वो इन्वेस्ट करें। हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे भारत में प्राप्त एफडीआई आंकड़े देख लेते हैं, कौन देश सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। भारत एफडीआई प्राप्त करने में 7वें स्थान पर है। पहली चीज़ 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आया? मॉरिशस से। ठीक है, पहला स्थान है, 26% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। दूसरा स्थान सिंगापुर का है, तीसरा स्थान अमेरिका का है, चौथा स्थान नीदरलैंड का है। तो ये कम से कम ये 3 तो याद रखें। ठीक है, सीक्वेंस से पूछा जा सकता है, अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए सेक्टर वाइज एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ पे आया, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई यानी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है? फाइनेंस इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा एफडीआई यहाँ पे आया है। ठीक है, इसके बाद पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर, तीसरा स्थान है ट्रेडिंग का, चौथा स्थान है ऑटोमोबाइल का। तो यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डेटा है आपके पास, फाइनेंस इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा एफडीआई है। ठीक, देखें स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में पहला स्थान, दूसरा स्थान कर्नाटक का है, तीसरा स्थान गुजरात का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनफ्लो कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। यहाँ पे अगर इसी सीक्वेंस में उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है 11वां। ठीक है, 11वां। इसी को क्या करना है? इसी को पहले स्थान पे या फिर दूसरे स्थान पर करना है। इसलिए सब जो देखा आपने अभी प्रोत्साहन नीति अभी मंजूरी मिली है तो इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे, तो ये सब डेटा फिर सुधार होगा यूपी का रैंक में। क्लियर है? देखिए यहाँ पे गांगेय डॉल्फिन के बारे में बात कर रहा है। ये न्यूज़ में क्या होता है? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव के रूप में इसे मान्यता मिल गई है। पहली चीज़, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी जलीय जीव की यहाँ पे यानी जो उनका स्टेट एक्वेटिक एनिमल है इसका दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश का जो एक्वेटिक एनिमल है वो भी अब गांगेय डॉल्फिन हो गया। इससे पहले 2010 में केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया था। ठीक है, ये तो नेशनल वाइज हो गया ना, ये डॉल्फिन तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ही। 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया था। ठीक है, अब स्टेट वाइज देख लेते हैं। स्टेट में तो यूपी का भी आपने देखा, असम ने 2008 में ही डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया था। ठीक है, पंजाब ने भी 2019 में घोषित किया था स्टेट एक्वेटिक एनिमल। अब यूपी का भी देख लिया। अगर देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, उत्तर प्रदेश की स्टेट फिश अगर पूछा जाए तो फिर डॉल्फिन नहीं लगाना है। ठीक है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल है उत्तर प्रदेश की डॉल्फिन, स्टेट फिश नहीं। स्टेट फिश क्या है? चितला। चितला को बोलते हैं इंडियन फीदरबैक, ये मछली का नाम है। ये स्टेट फिश है उत्तर प्रदेश की। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं थोड़ा डॉल्फिन के बारे में देखते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। 4 प्रजातियां पाई जाती हैं डॉल्फिन की मीठे पानी में। पहली का नाम है बेजी डॉल्फिन जो यांगसी रिवर में है। ठीक है, दूसरा है भोलन डॉल्फिन, ये सिंधु रिवर या फिर इंडस रिवर में पाई जाती है। तीसरी यहाँ पे प्रजाति है बोटो डॉल्फिन, ये अमेजन रिवर में है। और चौथी आप अभी देख ही रहे हैं, ये गांगे डॉल्फिन। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, बेजी, भोलन, बाटो, गांगे। टाइगर ऑफ द गंगा बोला जाता है डॉल्फिन को। मैमल है, ठीक है, हम लोग जानते हैं स्तनधारी है, और स्तनधारी के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाया है। ये ब्लाइंड होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये रोचक तथ्य है डॉल्फिन के बारे में। स्तनधारी है, ठीक है, ये ब्लाइंड है। ये मास्टर होती है किस चीज़ में? अल्ट्रासोनिक वेव को कैप्चर करने में और रिलीज करने में। इन्हीं के द्वारा ये किसी भी मतलब अपने शिकार को ये समझ पाती हैं, पकड़ पाती हैं। और इस प्राणी को सूसू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक फैक्ट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ठीक है, ये 2020 याद रखना। देखें इसको, ये प्रोटेक्शन वाला भी देखना है। इनका जो कंजर्वेशन का है IUCN की जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट में इसको संकटग्रस्त की कैटेगरी में रखा गया है, इंडेंजर्ड। ठीक है, और ये जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ये बैन है, कंप्लीट है ना, इसका शिकार कंप्लीट बैन है। किसी भी तरह का ट्रेड यहाँ पे अलाउ नहीं है इस प्राणी के लिए, इस जानवर के लिए, जो शेड्यूल 1 में लिस्टेड होती हैं। और साइट्स ने भी यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में रखा है इसको। तो अपेंडिक्स 1 की बात हो या फिर WPA 1972 के शेड्यूल 1 की बात हो, कंप्लीट बैन होता है। ठीक है, ट्रेडिंग। चलिए क्वेश्चन बताइए, 2023 में गठित राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? 2023 में एक नया इंस्टीट्यूशन बना है, ये लिमिटेड बनी है, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय आनंद में है, गुजरात में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डैनियल नोबोआ किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया? इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर, डैनियल नोबोआ। आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये देखिए चर्चा में पहले देख लेते हैं। ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप, इसका फुल फॉर्म है कैफे संधि का। ठीक है, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप। ठीक, ये बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, नाटो और वार्सा पैक्ट के सदस्यों के द्वारा ये संपन्न की गई थी एक समय पर, 1992 में लागू की गई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा संधि के बारे में, बस एक छोटा सा फैक्ट ये बन सकता है कि हाल ही में कैफे संधि से बाहर कौन सा देश हुआ है, तो रसिया लगाना है।
तो यहाँ पे कैफे संधि का सिंपल सा मतलब क्या है, ये जो पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि है यही कैफे संधि, इसी का हिंदी फॉर्म है पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि। जैसे कुछ संधि हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, जैसे एनपीटी पढ़ते हैं ना, ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, परमाणु अप्रसार संधि 1968 वाली 1970 से लागू है। एमटीसीआर भी हम लोग पढ़ते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम 1987, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। सीटीबीटी एक ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये 1996 की है। तो ईयर यहाँ पे याद रखना होता है 1970, 1968, 70, 1987 और 1996, ठीक है। शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण से संबंधित संधियाँ हैं। देखें क्वेश्चन है आपके लिए, क्यूएस, देखिए ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हम लोग पिछले महीने में पढ़े थे, है ना, ये एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, तो वर्ल्ड की भी रिलीज करता है क्यूएस, और ये एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये भी रिलीज करता है। तो यहाँ पे देखिए एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, ठीक है। ये इसका स्थान पहला है और आईआईटी दिल्ली का स्थान दूसरा है। वैसे तो 148 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और जो इंस्टीट्यूशंस हैं इस लिस्ट में, इस रैंकिंग्स में शामिल है, बट 148 इतना डेटा थोड़ी ना याद रख पाएंगे, बस ये 2 सफिशिएंट है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ठीक है। टाइम्स के अनुसार बताइए, टाइम्स के अनुसार कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है, आईआईएससी बेंगलोर, ठीक है, आईआईएससी बेंगलोर। अब ये बताइए जल्दी से, आईआईटी मद्रास किस रिपोर्ट में, किस रैंकिंग के अनुसार टॉप पे था, ठीक है। सब पढ़ चुके हैं हम लोग पुरानी पीडीएफ्स में। सुपर इंपॉर्टेंट, ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 बेसिन समिट। ये बेसिन क्या है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं बेसिन ना, वही बेसिन है। 3 का मतलब जान रहे हैं ना, ये 3 है। अब ये 3 बेसिन कौन कौन से देख लीजिए, एक अमेजन बेसिन है, कंगो बेसिन है, बोर्नियो, मेकोंग और साउथ ये जो ईस्ट एशिया बेसिन है, ये 3 बेसिन को बोला जाता है 3 बेसिन, ठीक है। ये इकोसिस्टम को बनाए रखने में किस तरीके से ये हेल्प करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें अभी देख लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस यहाँ पे क्वेश्चन तो बस यही पूछा जाएगा कि 3 बेसिन समिट जो है ये हाल ही में कहाँ पे हुई है, तो वो तो देख ले रहे हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखिए ये जो अमेजन है, कांगो है, ये जो तीनों बेसिन है 80% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है, तो अच्छा खासा रीजन है ना, ये उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया। विश्व का 2/3 का मतलब होता है 75%, 75% बायोडाइवर्स एरिया है, जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है, विश्व की 75%। तो अब इसका इंपॉर्टेंस इसी बात से आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। प्रूव करने के लिए 2 पॉइंट अपने आप में बहुत दमदार पॉइंट है। तीसरी खास बात क्या है, जलवायु परिवर्तन हो या फिर मानव समुदाय हो या फिर फ्लोरा फौना की प्रजातियों के समक्ष जो खतरे हैं, संकट हैं, इनसे निपटने में, और इनको तो पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है ना, लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है, लंग्स ऑफ ग्लोब के रूप में, या फिर कार्बन संतुलन की बात हो तो इन सभी में इनका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो ठीक है, ये हम लोग बेसिन के बारे में समझे, उस जोन के बारे में समझे। अब ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 3 बेसिन शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित कहाँ पे हुआ है, ये कैपिटल है, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की नाम क्या है, ब्राज़ाविले, ठीक है, ब्राज़ाविल पढ़ लीजिए या फिर ब्राज़ाविले पढ़ लीजिए, यहाँ पे ये आयोजित की गई है। हो जाएगा। चलिए फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिला देख लेते हैं, 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की ये लिस्ट जारी करते हैं। सबसे शक्तिशाली महिला कौन है, ये हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जर्मनी की हैं, क्या यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष हैं, ठीक है, मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ अर्थ। दूसरा स्थान दिया गया है क्रिस्टीन लेगार्डे को, ये फ्रांस से हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चेयरमैन है। तीसरा स्थान कमला हैरिस को दिया गया है, यूएसए, इनको जान रहे होंगे, वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की। ये यहाँ पे 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे युवा शक्तिशाली महिला अगर पूछा जाए, कम उम्र की कौन है जो सबसे शक्तिशाली महिला, ये है टेलर स्विफ्ट, इनको जानते होंगे, ये सिंगर हैं, ठीक है, गाना गाती हैं, 33 साल की हैं, इनको यहाँ पे सबसे युवा शक्तिशाली महिला का दर्जा दिया गया। और अगर उम्रदराज की बात करें, सबसे उम्रदराज शक्तिशाली महिला, इनका नाम है जूडी फाकनर, ये भी यूएसए की 80 साल की, ठीक है। ये 2 फैक्ट याद रखना। भारत से यहाँ पे 4 महिलाओं को लिया गया है, ये 100 की सूची होती है, ठीक है, 100 में 4 भारतीय महिलाएं भी हैं। पहली हैं निर्मला सीतारमण, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। पहली महिला है निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। दूसरी हैं रोशनी नाडर, एचसीएल। और तीसरा स्थान है सोमा मंडल, ये सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी है। चौथा स्थान है किरण मजूमदार, बायोकॉन, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। इन चारों के नाम याद रखना ऑर्डर में। अगर पूछा जाए भारत की सबसे शक्तिशाली महिला फोर्ब्स के अनुसार, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, निर्मला सीतारमण लगा देना। आइए क्वेश्चन करते हैं। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, बहुत आसान सा प्रश्न है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है, ठीक है। डेटा ये तो नहीं पूछा जाएगा कौन जारी करता है, डेटा ये पूछा जा सकता है 2023 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो है एडीबी ने, मतलब ये आउटलुक में क्या बताया गया 4.9%, 2024 के लिए 4.8%। ये 2 फैक्ट याद रखना है, क्लियर है। चलिए देखें थोड़ा सा प्रलय मिसाइल, इसके बारे में पढ़ें। देखिए पिनाका पढ़ते हैं हम लोग, है ना, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पृथ्वी मिसाइल भी पढ़ते हैं, अग्नि मिसाइल भी पढ़ते हैं। और देखिए अग्नि की तो रेंज बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी है, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ पे पृथ्वी भी हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ते हैं। प्रहार भी हम लोगों ने पढ़ा था,
अब प्रलय भी आ गई है, ठीक है। उसके पहले प्रहार भी पढ़ चुके हैं, उसके पहले हम लोग प्रगति भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना जरूरी है। देखिए आप यहाँ पे पिनाका की बात करें तो ये तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। रेंज देख रहे हैं 60 से 75 किलोमीटर, तब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पृथ्वी की बात करें तो ये 250 से 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। प्रहार की बात करें तो 150 किलोमीटर है। और प्रगति प्रगति तो ठीक है, ये तो एक्सपोर्ट वेरिएंट है। ये ध्यान रखना, चारों यहाँ पे ऑप्शन बना के पूछ लेगा, इसमें से कौन सा, पृथ्वी को नहीं देगा ऑप्शन में, इनमें से कौन सा एक्सपोर्ट वेरिएंट वाला यहाँ पे वो मिसाइल है, तो प्रगति लगाना है, ठीक है। यानी बेचने के पर्पज से जो बनाई है प्रगति। अब यहाँ पे देखिए इसकी रेंज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रलय जो मिसाइल है इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी ये न्यूज़ में क्यों थी, ठीक है। सफल उड़ान परीक्षण हो गया इसका अब्दुल कलाम आइलैंड से, उड़ीसा में है ये। पहले इसको व्हीलर द्वीप बोलते थे, ठीक है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये बैलिस्टिक मिसाइल है सरफेस टू सरफेस, ठीक है। सरफेस टू सरफेस, बैलिस्टिक का मतलब ऐसे दागते हैं और ऐसे इसका पाथ होता है ट्रैवल, ठीक है। ये सरफेस से यहाँ पे गिर जाती है, धमाका कर देती है। रेंज है 350 से 500 किलोमीटर। यानी आपने देखा अगर 350 से 500 किलोमीटर के दायरे में कोई टारगेट है, उसको आपको दागना है, तो पिनाका से काम नहीं चलेगा, पृथ्वी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अग्नि को भी हम लोग यूज नहीं कर देंगे, तो इसी रेंज का कुछ बना लेते हैं ना, है ना। प्रहार भी काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे प्रलय काम करेगा, ठीक है। प्रलय प्रलय तो मिसाइल का नाम हुआ करता था, मूवी याद आ रही ना नाना पाटेकर और राजकुमार की, तिरंगा, है ना। तिरंगा में भी जो मिसाइल लॉन्च करने वाला होता है वो वही प्रलय नाम रखा रहता है, प्रलय 1, प्रलय 2, प्रलय 3। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसकी रेंज 350 से 500 किलोमीटर। इसको मोबाइल से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी मोबाइल लॉन्चर मिसाइल है, ठीक है। बाकी और प्रॉपर्टी का पढ़नी है, सरफेस टू सरफेस है, रेंज याद रखनी है, हो जाएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन बताइए, हाल ही में किस समुद्री गश्ती विमान को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसका नाम है IL-38C ड्रैगन, 1977 में शामिल किया गया था। अच्छी खासी सर्विस दे दिया, लंबी दूरी का ये समुद्री निगरानी विमान था, ठीक है, गश्ती विमान था। देखें नेक्स्ट टॉपिक, ये भारत बर्ड फ्लू से मुक्त हो गया, ठीक है। बर्ड फ्लू के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा बायोलॉजिकल फैक्ट यहाँ पे है, पूछे जाते हैं। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने की घोषणा की है भारत सरकार ने। इसको मंजूरी भी मिल गई है। मंजूरी कौन दिया है, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है, ठीक है। चलिए इस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी देख लेते हैं। ये घोषणा की गई है विश्व अंडा दिवस पर। अंडा दिवस कब होता है, 13 अक्टूबर को। ये डेटा याद रखना, 13 अक्टूबर। ये जो कुछ नए डेज हैं इनको भी ध्यान रखा कीजिए। देखें बर्ड फ्लू के बारे में, बर्ड फ्लू बोल लीजिए या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। एवियन का मतलब पक्षी होता है और फ्लू का मतलब इन्फ्लुएंजा होता है। कैसे होता है, वायरस, ठीक है, विषाणु से होता है। 4 प्रकार का होता है इन्फ्लुएंजा, ए कैटेगरी का, बी और सी और डी, ठीक। ज़्यादातर जो रोग होते हैं, रोगी होते हैं, वो इससे होते हैं। ये प्रकार का जो वायरस है, इसी के कारण ये बर्ड फ्लू अत्यधिक होता है। देखें उत्पादन का यहाँ पे कुछ डेटा है। विश्व का तीसरा बड़ा उत्पादक है अंडा में, ठीक है, भारत। पोल्ट्री मांस की अगर बात करें तो 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है पोल्ट्री मांस, ठीक है, कम इंपॉर्टेंट है। ये अंडा का याद रखना, क्योंकि अंडा दिवस भी आपको याद रखना है। अंडा दिवस 13 अक्टूबर, ठीक है। और अंडे के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा। इसी के बारे में पढ़ रहे थे, इसी ने मंजूरी दी है संस्था ने। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है, पेरिस में हेडक्वार्टर है, फ्रांस में। भारत इसका मेंबर है। खैर देखें प्रोजेक्ट कुसा, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। अभी इसराइल और फलस्तीन देखा होगा आपने, है ना, तो बहुत पढ़े हम लोग इसके बारे में, बहुत सुने, बहुत न्यूज़ में। आयरन डोम, ये क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का। और रसिया का भी पढ़ के रखे हैं, S-400 ट्रम्प सिस्टम, ठीक है, बहुत पावरफुल ये सिस्टम है रसिया का, एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी एंटीसेप्टर जो मिसाइलें होती हैं, भारत की टेरिटरी में बाहर से ये मिसाइलें आ रही हैं, तो फिर क्या करना है, फिर इनके अगेंस्ट में एंटीसेप्टर मिसाइलें, है ना, फायर करनी पड़ेंगी, जो इनको ऊपर हवा में ही खत्म कर सकें, डीएक्टिवेट कर सकें, ब्लास्ट कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें। तो यही एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। इसराइल के पास आयरन डोम है, सबसे मजबूत माना जाता है, और रसिया के पास S-400 ट्रम्प के नाम से है। अब भारत के पास भी अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुसा, ठीक है, कुसा के नाम से। वायुसेना के लिए लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, सतह से वायु, ठीक है। डेवलप किसने किया है, DRDO ने। शॉर्ट में नाम क्या है, ठीक है, इंग्लिश में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसी को बोला जा रहा है LRSAM, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बनेगा कुसा, 3 लेयर में यहाँ पे इंटरसेप्टर मिसाइल है, यहाँ पे इंस्टॉल की जाएंगी, ठीक है। 3 लेवल में का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्टर जो मिसाइल है 100-150 किलोमीटर वाली, 250 किलोमीटर वाली, 350 किलोमीटर तक यहाँ पे ये प्रहार कर सकती हैं, हो जाएगा। चलिए ये लास्ट टॉपिक है, इसके ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 मिलेगा आपको, तैयार हो जाए तब मिलेगा, तो 2-3 दिन और लग जाएगा यार, तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, PDM में भेज दूंगा। साइकी के बारे में देखते हैं। साइकी क्या है, साइकी नाम का एक एस्ट्रॉइड है, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट हम लोगों ने पढ़ के रखा है ज्योग्राफी में। एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ये कहाँ पे है, जुपिटर और मार्स ग्रह जो है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के ये मध्य में ये बेल्ट है। तो इस बेल्ट की जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर में ये साइकी नाम का एक एस्ट्रॉइड है, और इसके बारे में खास क्या है, खास है ये मेटल रिच एस्ट्रॉइड है, ठीक है। न्यूज में क्या होता है, क्योंकि साइकी के नाम से एक
यहाँ पे मिशन भी तैयार किया है नासा ने, ठीक है। नासा ने साइकी के नाम से, इसी एस्ट्रॉइड के नाम से हाल ही में नासा ने साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। किसके लिए? इसीलिए, स्टडी के लिए। और क्या पर्पज होता है? मेटल रिच एस्ट्रॉइड के अध्ययन के लिए, ठीक है। तो ये था आज का कंटेंट, और फिर मिलेंगे पार्ट 2 में इसी के। तो जो रिमेनिंग है इन दोनों मंथ का वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में भी मिल जाएगा। अभी तक जितना मैंने वीडियो पढ़ाया इसकी में भी मैं यहाँ पे पीडीएफ सेंड कर दूँगा। क्लियर है? चलिए।